हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ पे एक और फिर से नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। आज का हमारा सॉलिड स्टेट इस यूनिट का डे 4 आज हम यहाँ पे देखेंगे और इसमें आज हम देखेंगे पैकिंग इफिशिएंसी। अब किसको कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी? बच्चों आप गांव को तो कभी गए होंगे, तो गांव को जब हम जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? खुद के लिए हमारी जो चीजें होती है उसकी हम एक बैग लेके जाते हैं। और ये जो बैग हम लेके जाते हैं वो बैग में क्या क्या रहता है बच्चों? बैग में हम बहुत सारी चीजें भरते हैं। और गांव को अगर जाना है ना, वो हमारी बड़ी फेवरेट चीज होती है, इसलिए हम क्या करते हैं 15 दिन पहले से ही अपनी बैग को पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब एक दिन 2 दिन बच जाता है तो क्या होता है, फिर हमारी बैग पैक हो जाती है। लेकिन ऐसा रहता है कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट सी वो है चीज है जो बैग में डालना रह गई। तो अभी क्या करेंगे, अब ये इम्पोर्टेंट सी चीज बैग में डालना रह गई तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैग को फिर से खोलते हैं और फिर से भरते हैं। और तो क्या करते हैं, हमारे घर में एक आधा एक्सपर्ट होता है जो बैग बड़ी अच्छे से क्या कर सकता है, पैक कर सकता है। तो देखो पहले हमें बैग जो कंसीडर करो कि बैग का जो वॉल्यूम था वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम था और उसमें हमने जो चीजें भरी उसका वॉल्यूम था समझो 0.8 मीटर क्यूब। तो पहले उसकी इफिशिएंसी कितनी थी? सिर्फ 80%। लेकिन उसके बाद हमारे घर का जो भी एक्सपर्ट है उसने क्या किया, उसके अंदर और एक नई चीज ऐड कर दी और वॉल्यूम तो अभी जितना की उतना ही है, लेकिन अभी क्या हुआ, पहले 0.8 मीटर क्यूब उसमें ऐड हुआ था, अब कितना हुआ 0.9 मीटर क्यूब उसमें हो गया। मतलब वो बैग की क्या बढ़ गई, इफिशिएंसी। उसका वॉल्यूम जितना है उतना ही है, लेकिन उसका क्या बढ़ गया, वॉल्यूम जितना है उतना ही है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें हमने ऐड की थी एक्चुअली उसने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया वो बढ़ गया। और इसीलिए हम इसको कहेंगे पैकिंग इफिशिएंसी। और इसीलिए अगर हमें सॉलिड की भी पैकिंग इफिशिएंसी अगर निकालनी है तो सॉलिड की पैकिंग इफिशिएंसी निकालने के लिए जैसे पैकिंग इफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सॉलिड और स्पेशली यूनिट सेल के बारे में अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कोई भी यूनिट सेल में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड करते हैं वो हो गया एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वो अकेले यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। अब हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? हमें पता है वॉल्यूम यूनिट सेल का छोड़ो, किसी का भी वॉल्यूम अगर निकालना है तो हम करते हैं उसकी L इंटू बी इंटू एच बराबर। लेकिन अगर हम क्यूबिक सेल की बात करते हैं बच्चों तो क्यूब के लिए क्या होता है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों कैसी होती है, सेम। और इसीलिए फॉर क्यूबिक यूनिट सेल L इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एच एंड इज इक्वल्स टू ए हम कंसीडर कर लेते हैं। और इसीलिए हम जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे a इंटू ए सो दैट इट बिकम्स ए क्यूब and it will be a volume of cubic unit cell। ठीक है बच्चों, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्या है, हमें एक्चुअल वॉल्यूम, अभी हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो पता चल गया, अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अगर हमें एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकालना है तो इट इज गिवन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल जो है स्मॉल n। क्या है ये स्मॉल n? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, मतलब देखो ना बच्चों, क्या मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, अगर मेरे पास एक कैरी बैग है और मैंने कहा कि वो कैरी बैग में मैंने टमाटर लाए। अब मैंने क्या किया, वो जो टमाटर है उसमें 3 टमाटर है। अब मैंने बोला एक टमाटर 1 किलो का है, तो बताओ वो कैरी बैग का वेट कितना हो गया? क्या आप बता सकते हैं कितने किलो हो गया? 3 किलो। क्यों हो गया 3 किलो? क्योंकि एक टमाटर, कैरी बैग का तो वेट निग्लिजिबल रहेगा ना। उसी तरह यहाँ पे यूनिट सेल है, मतलब ऐसा कोई वायर का बंडल वगैरह कुछ नहीं है, उसमें पार्टिकल जो रहेंगे उस पार्टिकल का वॉल्यूम मतलब ही वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और हमें बताए यहाँ पे जो हम पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं वो जो पार्टिकल है ना बच्चों, वो पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो स्फेरिकल है ना। और इसीलिए एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, हम बचपन में पढ़े थे, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर is 4/3 pi r cube। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर बराबर। और वेयर r is the radius of sphere।
ठीक है, और पाए तो सबको पता ही है 3.142 या 22/7 हो गया। अब n, तो ऐसे कितने पार्टिकल, अगर उसमें 3 अगर वो रहते टमाटर रहते तो क्या होता 3 kg का, 4 रहते तो 4, तो जितने हैं एक का वेट इंटू मल्टीप्लाइड बाय जितने हैं, उसी तरह यहाँ पे भी कितने हैं उसको हम एक के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और इसीलिए हम कहेंगे द पैकिंग इफिशियंसी, ध्यान में रखो बच्चों, कौन सी इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी को हम डिनोट करेंगे शॉर्ट में, हम इसको पीई, दैट इज द पैकिंग इफिशियंसी नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये पैकिंग इफिशियंसी इज गिवन बाय द फॉर्मूला एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अभी अभी हमने देखा था, ये देखो, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अभी अभी हमने ये फॉर्मूला मिला हमें, क्या है, n, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। उसके बाद ये है वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल या वन स्फीयर, जो कितना है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फॉर क्यूबिक यूनिट सेल हमने वॉल्यूम निकाला है a क्यूब, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू, हियर देयर इज n, n stands for number of particle per unit cell into 4/3 pi r cube upon a cube। ये हो गया बच्चों कौन सी इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। और इसी फॉर्मूले से हम सारे कंपाउंड्स, मतलब हमारे पास जो 3 टाइप के यूनिट सेल है, उन तीनों भी टाइप के यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी हम इसी से कैलकुलेट करने वाले हैं। चलो आगे, तो ये हो गई पैकिंग इफिशियंसी n इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो फॉर पैकिंग इफिशियंसी ऑफ, अब हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम SCC कहते हैं, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमें बताएं नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने रहते हैं, वहां पे पार्टिकल्स कॉर्नर पे रहते हैं, तो 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। और हमें उनके बीच में रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन हमने इसके पहले के वीडियो में देख लिया था। तो क्या रिलेशन है, R इज इक्वल्स टू a/2, और देयरफॉर मैं लिख पाऊंगा a इज इक्वल टू ट्वाइस r। लेकिन हमने पैकिंग इफिशियंसी के फॉर्मूले में हमने देखा है कि हमें वहां a की जरूरत नहीं होती है बच्चों, क्या की जरूरत होती है, a क्यूब की जरूरत होती है। और इसीलिए मैं इसका दोनों साइड का क्या ले लेता हूं, क्यूब। अगर हम दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे तो क्या होगा बच्चों, a क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस r का क्यूब। अब 2 का क्यूब क्या होगा बताइए, 2 क्यूब 8, वो तो आपको पता है, बचपन में पढ़ाऊंगा आपने। और उसके बाद r का जो क्यूब होता है वो कौन होता है, r क्यूब, और a क्यूब जैसा के वैसा। तो ये हो गया हमारे a क्यूब की वैल्यू, क्या हो गई बच्चों, a क्यूब की वैल्यू 8r क्यूब बराबर। तो अभी हमारे पास ये सारी वैल्यू हो गई। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे पैकिंग इफिशियंसी का। क्या है बच्चों पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला, अभी अभी हमने देखा था, सारे बच्चे बोलेंगे वंस मोर, क्या है फॉर्मूला, n इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, ये फॉर्मूला था। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम n की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है बच्चों n की वैल्यू 1, तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू पुट की 1। उसके बाद 4 पाई r क्यूब जैसा के वैसा, ये 3 भी जैसा के वैसा। और a क्यूब की वैल्यू अभी हमें पुट करनी है 8r क्यूब, ये मैंने पुट कर दी 8r क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब, हमने पुट कर दी। अब क्या होगा बच्चों, r क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल। और बचपन की बात है 4/2। एक बात रह गई बच्चों, पैकिंग इफिशियंसी में हमें परसेंटेज में निकालना होता है, और परसेंटेज में निकालना होता है इसलिए हमें इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 100। तो ये करेक्शन आप पहले के भी फॉर्मूले में कर लेंगे कि पैकिंग इफिशियंसी जो है ये आपको इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 100 से, ठीक है। तो इसलिए अभी ये फॉर्मूले में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो इंटू क्या आ जाएगा 100। ये 100 को मत भूलना क्योंकि वो परसेंटेज में आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 100 से
मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अभी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब क्या होगा बताइए बच्चों, अभी तो क्या बचा है, ऊपर तो सिर्फ क्या बचा है, पाई इंटू 100 और अपॉन यहाँ पे बचा है 3 इंटू 2, क्या हो गया 6। अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, 6। तो 3.142 इंटू 100, ठीक है, दिख रहा है सबको, समझ रहा है सबको। चलो आगे चलते हैं, अब इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 314.2 डिवाइडेड बाय 6। तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, फिर यहाँ पे बचा 1, 6 2 जा 12 और यहाँ पे लगभग 36 आ जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 52.4%, ठीक है। और ये हो गई उसकी कौन सी इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं बच्चों, कौन सी इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलो हो गया, समझ रहा है सबको। चलो अगर समझ रहा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अभी हम नेक्स्ट टाइप के यूनिट सेल की तरफ, जिसका नाम है बीसीसी। अब बीसीसी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट हमारा पीई, दैट इज व्हाट, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी। व्हाट इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा बताइए। सो पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी, दैट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल, इट इज गिवन द 8 इंटू 1/8 प्लस, और यहाँ पे एक बॉडी के सेंटर में होता है तो वो पूरा अंदर होता है, तो वो हो गया 1 और कॉर्नर का मिला के कितना हो गया 1। तो ये क्या हो गया, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। तो हमें पता है फॉर बीसीसी r इज इक्वल्स टू √3/4 a, और इसीलिए हम a क्यूब की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4r अपॉन √3। हम इसको उधर लेके जा रहे हैं बच्चों, ये डिनोमिनेटर में, उधर जाके काय में जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये √3 जाएगा नीचे, और ये a है जैसा के वैसा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें वहां पे ए क्यूब की जरूरत गिरती है, तो हम दोनों साइड से क्यूब ले लेंगे, तो ये हो गया ए क्यूब, और ये 4r अपॉन √3 का क्या ले लेंगे हम, होल क्यूब। अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एज वी हैव दिस इज द ए क्यूब, तो अभी हम इसका होल क्यूब करेंगे। बचपन में हमने पढ़ा है 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 64, तो ये 4 का क्यूब हो गया बच्चों 64, और r का क्यूब क्या रहेगा, r क्यूब, और हमें पता है √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा तो देखो √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, तो 3√3, इस तरह आ गया वो स्क्वायर। अब ये हो गया ए क्यूब की वैल्यू। चलो समझ रहे हैं आप सबको। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, क्या है, पैकिंग इफिशियंसी। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, n इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, कितने पार्टिकल्स है पर यूनिट सेल, 2, वो हमने कैलकुलेट किए उधर। उसके बाद 4, ये पाई को अभी का ऐसा ही रखते, आर क्यूब को ऐसा ही रखते, इंटू 100 अपॉन 3, और अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, 64 आर क्यूब, और डिनोमिनेटर में कौन है, 3√3। अब ये डिनोमिनेटर में है, इधर लिखेंगे तो कहा जाएगा ऊपर, और ऊपर जाके यहाँ पे क्या आएगा, 3√3। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए, 4 2 8 है ना, 4 2 8, पहले तो ये 3 और ये 3 क्या हो गए, कैंसल, ठीक है। उसके बाद आर क्यूब भी क्या हो गया, कैंसल, है ना। अब ऊपर में क्या हो गया, 4 2 8, और ये 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8,
बराबर। तो ये 4 टू जा 8 और यहाँ का 8 भी क्या हो गया, कैंसल। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, ये गया ये गया ये गया सब गया। अब पाई की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्या है 3.142, ये हो गई पाई की वैल्यू। इसको पसंद नहीं आई, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, पाई की वैल्यू कितनी आई 3.142 इंटू 100, ये रख दिया हमने 100, हो गया। अब √3 बचपन से जानते हो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 डिवाइडेड बाय न्यू डिनोमिनेटर में कौन बचा है, सिर्फ 8 है ना। चलो तो इधर तो कुछ सॉल्व होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप इसको लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हो या अप्रोक्सीमेटली ओरली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 314.2 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब इसको 1.7 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 2, और 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, और 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 32 है ना। इसको बढ़ाया तो इसको भी थोड़ा बहुत बढ़ा देते, तो 4 6 जा 32 तो 60, तो यहाँ पे इसका आ जाता है कितना 67.94, ठीक है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 68%। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बच्चों का कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे। तो ये हो गया पोटेंशियल, सॉरी कौन सी इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी। किसके लिए हो गए रे बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। अब ये हो गई कौन सी इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी। सिंपल की कितनी थी 52.4, दैट इज 360 एग्जैक्ट। अब इसकी कितनी है 68%। अब ये हो गई इसकी पैकिंग इफिशियंसी। अब हमारे पास थर्ड टाइप का यूनिट सेल है जिसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज फेस सेंटर्ड, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अगर हम देखेंगे n, व्हाट इज n, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल फॉर फेस सेंटर। यहाँ पे कॉर्नर पे होते हैं तो कॉर्नर के पार्टिकल का सम कितना होता है 8 इंटू 1/8, प्लस बॉडी के सेंटर में नहीं होते, फेस के सेंटर में, और फेसेस कितने होते हैं 6, और हर एक फेस का कितना पार्टिसिपेट करता है हाफ, दैट इज व्हाट 1/2, और इसीलिए ये हो गया 8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, और 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल हो गया। अब ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। अब इसके बाद हम R और A के बीच का रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे रहता है R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2, क्या रहता है बच्चों, R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है A, तो A इज इक्वल टू 2√2R, ये इज इक्वल टू 2√2R। तो अगर हमें अभी किसकी वैल्यू निकालनी है a क्यूब, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 2√2R का क्या ले लेंगे क्यूब, तो 2√2R का अगर क्यूब ले लेंगे तो ये कौन हो गया रे बच्चों a क्यूब। अब 2 का क्यूब और ये हो गया काय का क्यूब √2 का क्यूब, और ये हो गया R क्यूब, तो 2 क्यूब क्या हो गया 8, 2 क्यूब क्या हो गया 8, और √2 का क्यूब क्या होगा √2 इंटू √2 इंटू √2, तो इसीलिए 2√2, तो √2 का क्यूब कौन आ गया बच्चों 2√2, और ये R क्यूब जैसा के वैसा, और इसीलिए ये आ गई किसकी वैल्यू a क्यूब की। अब चलो पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं इसकी। क्या रहेगा फिर फॉर्मूला पैकिंग इफिशियंसी का, पैकिंग इफिशियंसी का बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। क्या है हमें पता है, क्या n इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100 हो गया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए 4 है ना, 4 पाई की वैल्यू पाई रखते थे अभी का R क्यूब इंटू 100 अपॉन 3 इंटू a क्यूब की वैल्यू
8 इंटू 2√2 इंटू आर क्यूब। सबसे पहले तो क्या कैंसिल होगा, आर क्यूब। उसके बाद 4 4 जा 16 एंड 8 2 जा 16, तो ये क्या हो गया, कैंसल। अब बचा कौन ऊपर से, पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 एंड √2 की वैल्यू हमने बचपन में पढ़ी थी, क्या है 1.414। हो गया, समझ रहा है सबको। तो ये हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 314.2 अपॉन ये 3 इंटू 1.414। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इट इज 74%। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू। दिस इज अबाउट द व्हिच इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी। ठीक है, तो इस तरह आज हमने पैकिंग इफिशिएंसी देखी। कितने टाइप के सॉलिड की देखी, 3। कौन सा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सो नाउ we have started the packing efficiency, we have seen the packing efficiency। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं void। अब void क्या है बच्चों, void है फ्री स्पेस। void is a which space, फ्री स्पेस। वहां पे अवेलेबल जो फ्री स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, void। तो void is a free space। now as this void is a free space, ठीक है, अब बताओ ना बच्चों, क्या है कि 1 लीटर वॉल्यूम अवेलेबल था और हमने यूज किया 0.8 लीटर, तो खाली जगह कितनी रह गई, 0.2 लीटर, तो ये होगी void। तो जितनी भी जगह है उसमें से वॉल्यूम ऑक्युपाइड को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगी बच्चों, void। ठीक है, और इसीलिए हम फ्री स्पेस या वॉइड अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल माइनस वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम ऑक्युपाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज वॉइड अगर आपको निकालनी है, परसेंटेज वॉइड तो 100 टोटल वॉल्यूम कितना, टोटल किसी भी कोई भी एग्जाम दे दो आप, मैक्सिमम पूरे परसेंटेज कितने ले सकते हो, 100। तो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, उसमें से कितना ऑक्युपाई किया, कितने परसेंट ऑक्युपाई किया, दैट इज व्हिच इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी। तो पैकिंग इफिशिएंसी 100 में से क्या कर दो बच्चों, माइनस, तो यू गेट द व्हिच वॉइड, परसेंटेज वॉइड। तो कीप इन योर माइंड, परसेंटेज वॉइड इज गिवन बाय 100 माइनस पैकिंग इफिशिएंसी। इस फॉर्मूले से आप सबका क्या निकाल सकते हो, वॉइड। ठीक है, अभी हमने 3 फॉर्मूले देखे। एक देखा हमने टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। आप इस तरह का टेबल अभी बना लेंगे बच्चों, हमने एक एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने निकाली हुई है, तो लेकिन उसको आप समझ लेंगे। टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल में हमारे पास पहले टाइप का यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हमने इसके पहले तो निकाले थे नंबर ऑफ पार्टिकल, और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का भी हमारा तरीका था, क्या था बच्चों, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। इसका है 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और इसका था 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपको एक एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, एक एक चीज। उसके बाद हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एक पार्टिकल मैक्सिमम कितना अदर पार्टिकल को अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर था 6, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 12। दीज आर देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, रेडियस एंड एज लेंथ, इसके बीच का रिलेशन। देखो यूनिट पूरा पढ़ेंगे, लेकिन ये टेबल आप ऐसे ध्यान में रखेंगे कि नींद से भी अगर आप उठे तो वो आपको टेबल याद आ जाना चाहिए, उसकी की कोई भी टर्म अगर आपको पूछी तो वो आपकी याद हो जानी चाहिए। ऐसे आपको लर्न करना है बच्चों। ठीक है, चलेंगे आगे। तो रेडियस एंड एज लेंथ के बीच का जो रिलेशन है, फॉर सिंपल के लिए r इज इक्वल्स टू a/2, बॉडी सेंटर के लिए r इज इक्वल्स टू √3/4a, और फेस सेंटर के लिए r इज इक्वल्स टू a/2 √2।
ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। अब इसके बाद हम आगे की बात बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे बच्चों। अब हमने देखा है ये कौन सी 3 बातें पढ़ने के बाद चौथी बात आज हमने देखी है कौन सी इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी। और हमने देखा सिंपल की पैकिंग इफिशिएंसी है 52.4%, बॉडी सेंटर की है 68% और प्रेस सेंटर की है 74%। ये हमने पैकिंग इफिशिएंसी देखी। और अभी हम देखेंगे वॉइड, दैट इज विच वॉइड, परसेंटेज वॉइड। अब परसेंटेज वॉइड आप किसको 100 माइनस 52.4, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और ये यहाँ पे भी 1 कैरी, तो इट विल बी अ व्हाट 47.6%। ठीक है, इसको भी हम 100 से माइनस कर देंगे तो इट विल बी हाउ मच परसेंट 32%, 100 माइनस 68 और इट विल बी 26%। कैसे निकालना है ये मैंने अभी बता दिया है। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, विच वॉइड, परसेंटेज वॉइड। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर है सब लोग? समझ रहा है सबको? मजा आ रहा है? ध्यान में रखेंगे ये टेबल। देखो बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, 80% पेपर कम्स फ्रॉम 20% सिलेबस। आप बोलेंगे सर जी ये कौन सा है 20% सिलेबस? ये है जी, ये है, ये है, ये देखिए। अब ये टेबल कंप्लीट होने का है, जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो ये टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ज्यादा बाकी नहीं, अभी बहुत सारा हो गया। तो आपके जो सिलेबस में आपके जे के रहो, नीट के रहो, सीटी के रहो, इसमें से मैक्सिमम जो आपके क्या रहेंगे टॉपिक्स रहेंगे वो आपके यहां से निकलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप यहां से सॉल्व कर पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहां से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इतने अभी तक आपके यूनिट के 10 पेज भरे होंगे, 12 पेज भरे होंगे, लेकिन ये सिर्फ कितना पेज है बच्चों? आधा पेज। और ये आधा पेज डिसाइड करेगा कि आपको यूनिट कितने अच्छे से आता है। इसलिए ध्यान में रखना है, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि आप बाकी का छोड़ दो और इतना ही करो। बाकी का करो लेकिन इतना ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो कि आपको उसमें इतना सा भी उसमें कंफ्यूजन ना हो। अगर बोला बॉडी सेंटर्ड तो आपको रेडियस और एज लिंक का रिलेशन है तो √3/4 ये आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कॉन्फिडेंटली आपको इसको प्रिपेयर करना है बच्चों, तब जाके आपका स्कोर अच्छे से होगा। ठीक है, और ये बात हमेशा ध्यान में रखना। क्या बात? 80% पेपर कम्स फ्रॉम 20% सिलेबस। ठीक है, लेकिन आपको वो 20% सिलेबस बाहर निकलते आना चाहिए और आपको उसको 101% प्रिपेयर करना है, बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखेंगे, मैं पूरा आपका 20% सिलेबस यहाँ पे सेपरेट निकाल के देने वाला हूँ और आपने अगर उसको अच्छे से किया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, नॉट ओनली इन योर बोर्ड एग्जाम along with your NEET, JEE, CET and all। ठीक है, चलेंगे आगे। तो ये हो गया बेटा हमारा परसेंटेज वॉइड भी अभी हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या होती है? यू नो वेरी वेल अबाउट द डेंसिटी। बचपन में आपने पढ़ा होगा बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, किसी की भी अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो हम उसका पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? मास। और मास के बाद उसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम। एंड यू ऑल नो मास अपॉन वॉल्यूम गिव्स यू डेंसिटी। ठीक है, किसी के भी मास को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाती है? डेंसिटी। अब अगर हमें किसी यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल, जो भी यूनिट सेल हमारे पास है उसका मास अपॉन हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा? वो हमारी कैरी बैग टमाटर की फिर से लेके आएंगे, अरे उसको भी देखेंगे कि भाई कितना एक टमाटर कितना किलो का, गिन लेंगे कितना किलो का है जी, 1 किलो का है ना, फिर गिन लेंगे उसमें कितने टमाटर है, तो नंबर ऑफ टमाटर इंटू मास ऑफ 1 टमाटर। अब इधर के टमाटर थोड़े अलग है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? हम पार्टिकल ले रहे हैं, तो मास ऑफ 1 पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, तो हमें मिल जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। और इसलिए मास ऑफ यूनिट सेल कैसे मिलेगा जी? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल
पर यूनिट सेल, और बचपन से हम जानते हैं बच्चा पार्टी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन। ठीक है, तो ये हो गया, ये स्मॉल एन हो गया बच्चों। ठीक है, इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास क्या है जी, एक पार्टिकल का मास देख लेंगे जी। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, फॉर क्यूबिक। ठीक है, ए क्यूब फॉर व्हाट, क्यूबिक, फॉर क्यूबिक हमने अभी पढ़ा था। कैसे आया, क्या आया, अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ लिया हमने, क्योंकि क्यूब में L इक्वल टू बी इज इक्वल टू H हमने ले लिया, इट इज स्मॉल a एंड सो फॉर क्यूबिक वी हैव दिस। तो डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल अपॉन a क्यूब, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। क्या के लिए फॉर्मूला है बच्चों, ये डेंसिटी। सो वी हैव, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। Now after having this formula for density, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलो डेंसिटी तक क्लियर है सब लोग, अभी हम आगे चलते हैं। डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल तो हमने फाइंड आउट कर लिए, सिंपल के, बॉडी सेंटर के, फेस सेंटर के। अब प्रॉब्लम किसका है बच्चों, मास ऑफ वन पार्टिकल। अब मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास सोडियम का एटम है, सोडियम, सोडियम का क्रिस्टल है। अब मेरे पास सोडियम का क्रिस्टल है, तो ये जो सोडियम है ना बच्चों, हमें क्या देखना पड़ेगा, सोडियम का मास है ना। अब सोडियम का मास हम गिनेंगे, तो बताओ बच्चों कितना होता है सोडियम का मास, कितना होता है, कोई बच्चा बोलेगा कितना होता है जी सर, 23। अब बच्चा मेरे को ये एक बात बताओ, 23 क्या अकेले सोडियम का वेट है, कितने सोडियम का वेट है, ये सोडियम के 1 मोल का वेट है। 1 मोल मतलब कितने होते हैं जी, 6.022 इंटू 10⁻23। अरे हम गिन भी नहीं सकते जी 23, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है, इतने सारे पार्टिकल का मास है 23 ग्राम। तो हमें क्या उतने सारे पार्टिकल का चाहिए, हमें तो कितने का चाहिए, 1 का। और इसीलिए हम यहाँ पे रिलेशन यूज करते हैं कि Na मतलब कौन सा नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का जो मास है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m। व्हाट इज m, m स्टैंड्स फॉर विच मास, मोलर मास, जो कि इतना था उसके लिए 23 ग्राम। अब उसी तरह हमें अभी सिर्फ कितने पार्टिकल का मास चाहिए, 1, तो हम उसको दे लेंगे कितना, बराबर। बचपन का कॉन्सेप्ट है जी, इतने के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना, तो इतना। कौन सा मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हमने कर दिया जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो गया, क्रॉस इंटू Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू m इंटू 1। तो हमारे पास आएगा, क्या निकालना है हमें तो क्या निकालना है, ये क्या, ये मास ऑफ वन पार्टिकल, मतलब क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। तो मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल, तो बताइए बच्चों क्या होगा मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल्स टू m इंटू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अब 1 को जाने दो उधर, तो क्या आ गया, ये आ गया मास ऑफ वन पार्टिकल। और नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल क्या होते हैं बच्चों, n। तो हम इसकी वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे, n। व्हाट इज n, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, कितने हैं, n इंटू मास ऑफ वन पार्टिकल। व्हाट इज द मास ऑफ वन पार्टिकल, m अपॉन देखो m अपॉन 6 पॉइंट, देखो ये रख दिया मैंने n, अब इसकी वैल्यू m अपॉन 6.022। क्या ये Na लिख दूं, डायरेक्ट Na लिख दूं, अरे दिस इज नथिंग बट व्हाट, Na एवोगैड्रोस नंबर। तो Na लिख दूं यहाँ पे, ये लिख दिया जी हमने। Na कौन है, ये वही है, कौन, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इंटू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो गया Na। व्हाट इज Na, एवोगैड्रोस नंबर। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a क्यूब, एंड सो वी गेट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी इज गिवन बाय n इंटू m अपॉन Na इंटू a क्यूब। तो सब लोग ध्यान रखेंगे
किसी के भी डेंसिटी हो, किसी की भी, इधर कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी। एन, बस एन की वैल्यू रखना है। जो मेटल की पूछी है वो मेटल का नाम लिखना है, सॉरी उसका मोलर मास मतलब एटॉमिक वेट लिखना है, और एन तो सबके लिए सेम है, और उसकी जो रेडियस है, सॉरी एज लेंथ है उसके यूनिट सेल की, उसको लिखना है। बस यू विल गेट द डेंसिटी, एंड सो वी कैन हैव द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। वंस मोर, क्या फॉर्मूला है बच्चों डेंसिटी का? डेंसिटी इज इक्वल्स टू एन इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ठीक है, वंस मोर, क्या फॉर्मूला है डेंसिटी का? n इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। सो वी हैव, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। क्लियर है सब लोग? तो इन दिस वे वी गेट द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी n इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। इस तरह आज हमने बहुत सारी बातें देखी है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला n, वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, कैपिटल M मोलर मास, ठीक है, Na अवोगाड्रोज नंबर, and a cube is the edge length. Do you understand? तो आज बच्चों हमने 3 टाइप की जो हमारे यूनिट सेल है उनकी हमने निकाली पैकिंग इफिशियंसी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और उसके साथ साथ हमने आज देखा है डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ध्यान में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे के नेक्स्ट टॉपिक में हम और कुछ नई नई बातें यहाँ पे पढ़ेंगे, और हमारा यूनिट अभी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आपको ये यूनिट कैसा समझ रहा है कमेंट में जरूर लिखना, और आपको और कौन से टॉपिक की डिमांड है वो भी जरूर रखना। ठीक है, एक बात मैं जाते जाते कह के जाऊंगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे सब लोग, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, आपकी जो भी मंजिल है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, या जिनके सपनों में जान होती है। ध्यान में रखना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है, नहीं तो मरे हुए सपने हैं लोगों के। हम जब 11th-12th को आए थे तो बहुत सारे सपने आपने देखे थे, लेकिन आज जब 11th में बीच में आए तो आपके सपने आधे हो गए। बोला यार इतना नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्या हो रहा है? सपना मर रहा है, मर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? एंडिंग में आते बोला यार जेई नीट वगैरह कुछ नहीं करना, अपने को वोट करना है। वोट भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या होगा? सो ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो आपको अगर आपकी मंजिल तक जाना है तो सबसे पहले आपको अपने सपने को क्या रखना है? जीवित रखना है। जो सपना देख के आपने 11th-12th साइंस लिया था वो सपने को याद करना है और उसको फिर से जगाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आपकी मंजिल पानी है तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, इतना सारा सब कुछ आपके पास है। ठीक है, मतलब सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता, अपने हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। ठीक है, आपको सारी फैसिलिटी मिल रही, सब मिल रहा, सब मिल रहा। ठीक है, लेकिन अगर मन में ही नहीं है कि मेरे को यहाँ पे जाना है, ये टॉप कर रहा है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। हौसले होने चाहिए उतने बड़े कि यार मेरे को ये करना है। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो आपके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, तभी वो पंखों का फायदा है, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखेंगे जो सपने हैं वो कैसे होनी चाहिए? जीवित होनी चाहिए। तो ये आज के लिए एक छोटी सी बात आप ध्यान में रखेंगे, और टॉपिक को हम आगे आगे बढ़ा रहे हैं। प्रिपेयर करते जाइए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए। हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement,
Enthusiastic study environment created by Manoj Sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to year integrated program for 11 and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।